बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था कि किसी समाज की तरक्की का अंदाजा लगाना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए। गुजरात राज्य में लापता महिलाओं से संबंधित एनसीआरबी की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि वह महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति दयनीय है और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम गुजरात से लापता 41,000 महिलाओं पर एनसीआरबी की रिपोर्ट को समझेंगे। गुजरात पुलिस और सरकार के पक्ष को भी जानेंगे, साथ ही मानव तस्करी के कारण दुष्परिणाम और रोकथाम के उपाय को भी देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ स्लाइड पे देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा मुद्दा है वह गुजरात राज्य से संबंधित है और मामला है कि 41,000 महिलाएं जो गायब हुई हैं, इस पर एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है, इसको हम गुजरात के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ हुआ क्या है कि हाल ही में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है और मीडिया में यह रिपोर्ट काफ़ी तुल पकड़ता जा रहा है। मीडिया में इस रिपोर्ट पर काफ़ी चर्चा हो रही है। न्यूज़पेपर की कटिंग को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ओवर 40K वुमेन हैव गॉन मिसिंग इन गुजरात इन 5 years, सेज एनसीआरबी डेटा। तो एनसीआरबी की डेटा यहाँ कह रही है कि केवल पिछले 5 साल में, ध्यान रखना है, ये नहीं कहा जा रहा है कि 10 साल 15 साल, कहा जा रहा है कि केवल पिछले 5 साल में ही यह देखा गया है कि पूरे राज्य भर से तकरीबन 40,000 से ऊपर महिलाएं लापता हुई हैं, मिसिंग हैं। यह एनसीआरबी का डेटा का कहना है। अब यहाँ अगर देखेंगे, आपको ये अगर ग्राफ से देखेंगे तो ईयर वाइज यहाँ दिखाया गया है। 2016 से 2020 तक का आंकड़ा दिया गया है, तो ये 5 साल एनसीआरबी के डेटा में बताया गया है। 2016 में देखेंगे तो यहाँ पर 7,105 महिलाएं मिसिंग बताई गई हैं। वहीं 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268, वहीं 2020 में 8,290 महिलाएं लापता हुई हैं। यह कहना है एनसीआरबी का डेटा का। टोटल आंकड़ा पहुंच जाता है 41,621। अपने आप में ही यह आंकड़ा बहुत अधिक होता है और यह महिलाओं से केवल संबंधित है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देखिए कि यहाँ केवल यह जो आंकड़ा कहा गया है वह किसके लिए? वुमेन के लिए, ठीक है, सभी लोगों के लिए नहीं है। संभव है बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होंगे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बीच में लापता हुए हैं, लेकिन उनका आंकड़ा नहीं है यहाँ पर, वह रिपोर्ट अलग से है। इस पर हम बात आज कर रहे हैं कि वुमेन के लेकर के। तो केवल 5 साल में अगर 41,621 केवल महिलाएं लापता हुई है तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। और यह स्थिति कोई 2, 4, 5, 10 राज्य या पूरे देश भर की नहीं है, यह स्थिति केवल एक राज्य गुजरात की है। गुजरात राज्य को अगर देखें तो वहां पर वह राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक विकसित भी है। वहां सुरक्षा की स्थिति भी अच्छी बताई जाती है, महिलाओं की स्थिति भी अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। लेकिन बावजूद अगर वहां से इस तरह की रिपोर्ट आती है तो निश्चित तौर पर संपूर्ण देश के लिए यह एक चिंता का विषय तो बन ही जाता है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यह मुद्दा तुल कहां से पकड़ा है। दरअसल इसको समझने के लिए तो और इसे बैकग्राउंड में चलते हैं। अभी एक हाल फिलहाल में एक मूवी आई है, उस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। आप कहेंगे इस स्टोरी की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? देखिए, द केरला स्टोरी जब आया तो इस फिल्म पर बहुत लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की। आपत्ति क्यों दर्ज की? क्योंकि इस फिल्म में यह बताया गया कि केरल में कुछ महिलाएं जो हैं पिछले कुछ वर्षों से लापता हो रही हैं, गायब हो रही हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और फिर वह आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में शामिल हो रही हैं और वहां से फिर वो भारत के लिए स्लीपर सेल के रूप में कई सारे घटनाओं को अंजाम दे रही है। भारत की जो राष्ट्रीय एकता है, अखंडता है, उसके लिए वह चुनौती पेश कर रही है। ऐसा यह द केरला स्टोरी में बताया गया है। कुछ रिपोर्ट यह भी बताते हैं कि आंकड़े बहुत हद तक सही हो सकते हैं। इन्हीं सब के बीच एनसीआरबी की एक डेटा आती है, ठीक है, और यह डेटा जो है गुजरात को लेकर के दर्शाया जाता है कि गुजरात में भी बहुत सारे महिलाएं जो है मिसिंग है। वहां से यह चर्चा चल पड़ता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 साल में 40,000 से अधिक महिलाओं की मिसिंग होने की बातें कही गई है। तो यह तो हो गया मुद्दा। अब यहां समझना यह जरूरी है कि जब 5 साल में 41,000 से अधिक महिलाएं मिसिंग हैं तो फिर गुजरात पुलिस क्या कह रही है? गुजरात पुलिस ने जानकारी दी है इस पर। अगर आप गुजरात पुलिस के ट्विटर हैंडल को यहां देखें तो गुजरात पुलिस ने कहा भी है कि
40,000 महिलाएं जो है मिसिंग है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर गुजरात पुलिस कह रही है कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले देते हुए कि एनसीआरबी का डेटा है और न्यू दिल्ली दैट 40,000 वुमेन हैव गॉन मिसिंग इन गुजरात इन 5 years। ठीक है, पूरा डाटा अगर देखें आंकड़ा सटीक तो 41,621 बताया गया है। यह गुजरात पुलिस जो है एनसीआरबी के डेटा को संदर्भ देते हुए बताई भी है। अब देश भर में कुल लापता लोगों की संख्या पर जरा हम एक नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गुजरात में ही केवल महिलाओं की 40,000 से ऊपर लापता होने की खबर आई है, लेकिन देश भर के आंकड़ा देखेंगे और एनसीआरबी के ही रिपोर्ट को देखते हैं तो एनसीआरबी कहता है कि पूरे देश भर में बाकी लोग भी, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी इसमें शामिल हैं। और केवल 2021 को देख लेते हैं, 2021 का जो डेटा है उसे देखते हैं तो आप यहां पाएंगे कि पुरुष जो है तकरीबन 1,24,177 लापता हुए हैं। ध्यान रखना है, पूरे देश भर में केवल पुरुष जो लापता हुए मिसिंग हैं उसमें से 1,24,177 संख्या है और महिलाएं अधिक हैं, तकरीबन आप देख लीजिए 2 गुना से भी अधिक, 2,65,481 और कुल संख्या हो जाती है 3,89,844। एक साल में अगर इजाफा अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 20.6% इस घटना में इजाफा देखा जा रहा है। यानी कि तकरीबन 20% से अधिक लोग एक साल में अधिक लापता हो रहे हैं। यह अपने आप में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है पुलिस प्रशासन के समक्ष, पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती पेश करता है कि इतने लोग जो हैं यदि गायब हो रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनके साथ किस तरह की स्थिति हो रही है, इसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये लड़कियां जो गायब हो रही हैं, 40,000 से ऊपर लड़कियां, ये कहाँ जा रही हैं। यदि आप गुजरात पुलिस के ट्विटर हैंडल को फिर से हम देखते हैं और यहाँ आप देखेंगे तारीख पर नजर डालेंगे तो 8 मई 2023 की बात की गई है, यानी कि हाल ही में यह ट्वीट किया गया है। और यहाँ पर गुजरात पुलिस कह रही है, पब्लिश बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के हवाला देते हुए कि 39,497 यानी कि टोटल जो केस है 41,000 से अधिक लड़कियों के लापता होने के, उसमें 39,497 यानी कि 94.90% ऑफ द मिसिंग वुमेन हैव ट्रेस्ड बाय गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस का यह दावा है कि जितने भी महिलाओं के आंकड़े हैं, एनसीआरबी ने बताया है कि इतनी महिलाएं लापता हुई है, उनमें से हम 94% यानी कि तकरीबन 95% महिलाओं की रिकवरी कर चुके हैं। हम उनका पता लगा चुके हैं कि वह कहाँ मिसिंग है, ऐसा कहना है गुजरात पुलिस का। ठीक है, अब गुजरात पुलिस इसको लेकर के आगे भी कुछ बातें कहती है, यानी कि अगर 95% तकरीबन महिलाएं जो मिसिंग थी उनका पता चल गया तो तकरीबन 5% महिलाएं ही अब बच जाती है, जो एनसीआरबी के डेटा कहता है उसके आधार पर, जिनका अभी तक पता लगाना मुश्किल हुआ है। गुजरात पुलिस आगे भी ट्वीट करती है और उसने कहा है कि उसने जो ये महिलाएं मिसिंग हुई है उसको लेकर के उसने जांच किया है और जांच में कुछ चीज़ें पाई है। पुलिस कहती है कि जांच में हमने पाया है कि ये महिलाएं जो मिसिंग हुई है, दरअसल इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पुलिस का अपना तर्क है और पुलिस कह रही है कि यह संभव है कि परिवार में विवाद हो। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां कम उम्र में क्या होता है कि जो जीवन में सफलताओं को लेकर के बहुत अनिश्चितता का माहौल रहता है, खास करके हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर नहीं है, वो बहुत उत्साहित करने वाले छात्रों को नहीं है। इस स्थिति में संभव है परीक्षा के डर से या परीक्षा में जब फेल हो जाती हैं लड़कियां तो संभव है घर छोड़ के वो भाग जाए। तो इस तरह के कुछ बातें कहा गया है। यह भी संभावना दिखाई गई है कि संभव है कि मानव तस्करी की कुछ चीज़ें हो जाए और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग हो सके, लेकिन इसकी संभावना गुजरात पुलिस कहती है कि कम ही होगा। अधिकांशतः चीजें यह है कि पारिवारिक विवाद हो सकता है, प्रेम का मसला हो सकता है और संभव है कि परीक्षा वगैरह में असफलता के डर से भी लड़कियां खुद से यह कदम उठाती नजर आती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न भी तो बनता है कि गुजरात पुलिस कह रही है कि परीक्षा का डर है तो केवल लड़कियों में ही क्यों, लड़कों में भी तो परीक्षा का डर होगा। तो लेकिन वहां आंकड़े इस तरह से नहीं दिख रहे हैं, तो यह समझने की जरूरत है कि फिर आखिर असल मुद्दा क्या है। अगर देखते हैं गुजरात पुलिस के अनुसार महिलाओं के लापता होने के जो कुछ कारण बताए गए हैं, उन कारणों को देखें तो एक कारण, जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, पारिवारिक विवाद को एक वजह बताया गया है। संभव है कि महिलाओं
का जो है परिवार के साथ स्पष्ट संवाद ना हुआ हो, मनमुटाव की घटनाएं होती रहती है। इस संदर्भ में हो सकता है कि महिलाएं परिवार छोड़ करके निकल जाएं या लड़कियां दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए जिसकी जानकारी परिवार वालों को ना हो और वो कंप्लेन लिखवा दिए हों। यहाँ घर से भाग जाने की भी एक बात आती है। जब भी घर से भाग जाने की बात आएगी तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लव का एक एंगल होता है कि लड़कियां संभव है कि प्रेम प्रसंग में इस तरह का कदम अपने प्रेमी के साथ उठा सके। आप लगातार न्यूज़पेपर में इस तरह की घटना को देखते ही रहते होंगे। तो पुलिस ने एक आशंका यह भी जताया है। परीक्षा में असफल होने की बात जैसा कि मैंने पहले ही कहा वह भी संभव है। गुजरात पुलिस के अनुसार जांच में यौन शोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मामलों का पता नहीं चला है। देखिए, जब इस तरह की इतनी बड़ी संख्या आई कि 41,000 महिलाएं पिछले 5 साल में ही 2016 से लेकर के 2020 तक में एनसीआरबी कह रही है कि लापता है, तो यह संभावना अधिक होता है कि भाई फिर संभव है कि पूरे राज्य में एक सिंडिकेट काम करता है और वह महिलाओं का यौन शोषण के लिए तस्करी कर रहा है और संभव है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मामले वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि देखिए, हमने जो शुरुआती जांच किया है उसमें हम इस तरह की बात नहीं पाए हैं। हम जो पाए हैं वह पारिवारिक विवाद, घर से भागना, परीक्षा में असफल होना, लव ट्रायंगल, ये सब चीजें हो सकता है। लेकिन इस पर कितना विश्वास किया जाए यह आगे देखना होगा। अब जब यहाँ पर पुलिस देखिए कहती नजर आ रही है कि यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे चीजें नहीं संभव है, जबकि इस तरह की जब भी कोई रिपोर्ट आता है तो निश्चित तौर पर मानव तस्करी का मुद्दा सबसे पहले उभर करके सामने आता है कि निश्चित तौर पर मानव तस्करी हो रही है। और जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं लापता हो रही है तब तो यह और भी, इसका जो शंका है वो और भी पुख्ता हो जाता है। हमारे लिए यहीं से जरूरी हो जाता है कि हम इसको समझ लें कि दरअसल मानव तस्करी होता क्या है। देखिए, मानव तस्करी होता क्या है इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मानव तस्करी क्यों होता है। यदि क्यों को हम ढूंढ लेते हैं तो फिर हम इसके कारण को समझ जाएंगे। देखिए, मानव तस्करी के पीछे कई मूल बातें छुपी हुई है। एक होता है यौन शोषण, यानी कि कम उम्र में लड़कियों को, महिलाओं को बरगला करके एक शहर से दूसरे शहर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें बहला फुसला करके ले जाते हैं। और ऐसा देखा जाता है, बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ के आंकड़े और रिसर्च ऐसा कहता है कि शहर में, बड़े शहरों में रेड लाइट एरिया जो है वहाँ पर इस तरह के महिलाएं जो हैं शहर से या कहीं से गांव से भाग के आई और फिर वो व्यक्ति उसे कोई वहाँ छोड़ जाता है। तो इस तरह की समस्याएं देखी जाती है और फिर वहाँ पर उनका यौन शोषण संभव होता है। देह व्यापार की बातें भी देखी गई है। देह व्यापार भी इसी से जुड़ा हुआ एक मसला हो जाता है। जबरन मजदूरी का भी एक मामला आता है। देखिए, जबरन मजदूरी जब भी यहाँ पर बातें आएगी तो दो स्तर पर इसे सोचिए। एक तो जबरन मजदूरी का मसला जब भी आएगा तो वह आएगा घरेलू स्तर पर, ठीक है, एक डोमेस्टिक लेवल पे हम बात करेंगे, और दूसरा इसका क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो घरेलू स्तर पर क्या हो सकता है कि अंतर्राज्यीय हो सकता है। संभव है कि एक राज्य के व्यक्ति किसी दूसरे राज्य कामकाज करने गए और वहां पर उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रख लिया गया, यानी कि उन्हें अब वहां घर जाने दिया ही नहीं जाता है वहां से। ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट आपने देखा होगा, खबर देखते ही रहते होंगे कि कोई बच्चा जो है नाबालिग है, 18 साल का है, या फिर अभी 18 पूरा भी नहीं है, 16-17 है, या 18 पूर्व भी गया, 20-22 का है, बहुत समझदारी उसमें नहीं आई है, वह कहीं काम करने जाता है किसी बड़े आदमी के घर में और फिर वो उसे अपने घर नहीं जाने देते हैं, अपने घर के लोगों से मिलने या बातचीत नहीं करने देते हैं। तो उसके घर के लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा मिसिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है और उसे वह बंधुआ मजदूरी की तरह उससे काम ले रहे हैं। तो एक तो घरेलू स्तर पर हो गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इस तरह की मामला देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अधिकांशतः ऐसा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो गल्फ कंट्री का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है कि आप जानते होंगे कि जैसे कि द केरला स्टोरी में ही देखेंगे, केरला स्टोरी में भी इस तरह की बातें कही गई है कि वहाँ पर अगर अफगानिस्तान में या जैसे इराक में या फिर गल्फ कंट्री जो है दुबई वगैरह में बहुत सारे लोग काम काज करने चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो इन्हें काम करने के लिए ले जाता है वह वहाँ पर उन्हें एक तरह से एज ए बंधुआ मजदूर ट्रीट करता है, तो उनके लिए फिर वहाँ समस्याएं हो जाती है। तो जबरन मजदूरी का, जबरन शादी भी एक चीज़ है कि यहाँ पर पकड़ुआ विवाह भी योग होता है। जैसे बिहार राज्य में देखेंगे या फिर पूर्वांचल के हिस्से में देखेंगे तो जबरन शादी की बातें आती है, उसको वहाँ पर लोकल भाषा में भोजपुरी या मैथिली में पकड़ुआ विवाह कहते हैं, यानी कि वहाँ से किडनैप करके आपको शादी करा दिया जाएगा। तो उस स्थिति में भी यहाँ पर लापता होने की स्थिति उत्पन्न होती है। घरेलू
जो है बेगार करवाना, जिसकी चर्चा अभी हमने किया ही, गोद देना होता है, बहुत सारे लोग अपने बच्चे को किन्हीं को गोद दे देते हैं, इस स्थिति में होता है भीख मंगवाना। बड़े शहरों में एक तरह से देखिए यह एक बड़ा कारोबार होता जा रहा है कि कुछ बच्चों को अपंग कर दिया जाता है, उनके कुछ अंगों की क्षति कर दी जाती है और फिर उससे भीख मंगवाया जाता है। तो एक कारण यह भी है। और अंगों का प्रत्यारोपण करवाना, समझिए यहाँ पर यह जो है मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है, क्योंकि मानव शरीर जो है उसके जो अंग हैं उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो मनुष्यों का तस्करी जो होता है उसका एक बड़ा कारण है अंगों का प्रत्यारोपण करवाना। ठीक है, मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स है, हीरोइन है, गांजा है, इसको बेचने के लिए कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, जो महिलाएं होती है, उस पर क्या होता है, पुलिस का संख्या कम होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये ड्रग्स हीरोइन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए, बड़ी बड़ी पार्टियों में डिलीवरी करने के लिए इन लोगों का सहारा लेते हैं। इसके वजह से भी मानव तस्करी जो है निश्चित तौर पर बढ़ता जाता है। तो यह सब इसका कारण हो जाता है मानव तस्करी की। और इन्हीं कारणों के लिए यदि मनुष्यों का तस्करी कराया जाता है, मनुष्यों को वहां से किडनैप किया जाता है या बरगला करके फुसला करके कहीं और ले जाया जाता है जहां से फिर उसकी सूचना नहीं मिल पाती है, तो इन सब स्थिति को कहते हैं मानव तस्करी करना। ठीक है, अब यहाँ क्यों होती है मानव तस्करी, इसके मूल कारण क्या है, क्या क्या होता है मानव तस्करी में, हमने देख लिया क्यों होती है। देखिए, एक कारण है गरीबी और अशिक्षा। निश्चित तौर पे यह एक ऐसा मसला है, गरीबी और अशिक्षा, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरीके से सभी मुद्दों से जाकर के जुड़ जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि गरीबी का दुष्चक्र जो है वो बहुत लंबा चलता है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो निश्चित तौर पर वह चाहेगा कि कामकाज करने के लिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचे, ताकि वहां पर उसे अच्छा जीवन स्तर करने का मौका मिल सके। लेकिन इसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि वह तस्करी का शिकार हो जाता है। और शिक्षा एक बड़ी वजह है कि यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, उसे अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, वह समझदार नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, इस स्थिति में भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। एक बहुत बड़ा मसला पिछले 1-2 दशक में देखा जा रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार होता जा रहा है, स्मार्टफोन लोगों के हाथों तक पहुंचता जा रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी काफ़ी देखा जा रहा है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए मानव तस्करी लगातार होती रहती है। कम उम्र के बच्चों को लेकर के इस तरह की घटनाएं कई बार, एनसीआरबी की ही डेटा है या विश्व स्तर पर कई एजेंसियों ने इस तरह का डेटा बताया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के जो छोटे बच्चे हैं उनका तस्करी किया जाता है और दुनिया भर के देशों में इन्हें पहुंचाया जाता है ताकि इनसे जबरन चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर काम कराया जा सके, एक्टिंग कराया जा सके। तो एक मसला यह है। बंधुआ मजदूरी की हमने अभी बात की है, बंधुआ मजदूरी भी एक कारण है। बेहतर जीवन की लालसा देखिए हम में से हर व्यक्ति को रहता है, तो कई बार क्या होता है, बेहतर जीवन के लिए कहीं ना कहीं शहर में शिफ्ट हो जाते हैं या कहीं किसी दूसरे जगह चले जाते हैं। इस स्थिति में कई बार हम धोखा भी खा जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप भारत में रह रहे हैं, आपको लगता हो कि मैं दुबई चला जाऊं, वहां पर मैं अच्छा कमाऊंगा, मेरी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के मदद से दुबई तो पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर के आपको पता चलता है कि आपने जो एक अच्छी जिंदगी के बारे में सोचा था, दरअसल वह जिंदगी तो आपको मिल ही नहीं रहा है। वहां पे एक बंधुआ मजदूर की तरफ पे आपसे काम कराया जा रहा है, जिस काम को करने गए थे आप, वह काम भी नहीं, किसी और तरह का काम कराया जा रहा है आपसे। तो इस स्थिति में आप कहीं ना कहीं वहां फंस जाते हैं, आपका वीजा भी ले लिया जाता है या फिर आपका जो पासपोर्ट होता है वह भी ले लिया जाता है। तो उस स्थिति में आप बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश भर में भी देखा जाता है। यदि उसके बाद हम बात करें तो बेहतर जीवन की लालसा के बाद क्षत्रिय लैंगिक असंतुलन की बात करते हैं। क्षत्रिय लैंगिक असंतुलन भी एक बड़ा कारण है मानव तस्करी का। अब इसका क्या मतलब है? क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन पूरे भारत भर में अगर देखें तो ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण से आपको इसे समझाऊं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। भारत का एक उत्तरी राज्य यहाँ पर देख लेते हैं, हरियाणा। अब हरियाणा में क्या स्थिति है, देखिए हरियाणा का एक दिलचस्प नज़ारा है कि हरियाणा पे लगातार क्या हुआ कि लैंगिक असमानता बहुत बढ़ती चली गई। यानी कि कहने का मतलब है पुरुषों की संख्या बहुत होती गई और महिलाओं की संख्या कम होती चली गई। इस स्थिति में एक ऐसा समय आ गया कि यहाँ पर लड़कों की शादी ही नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो हमारे दिमाग में एक बात जाता है कि संभव है कि योग्य नहीं रहा होगा, स्टेबल ना हुआ हो, अच्छा घर नहीं हो या फिर अच्छी नौकरी नहीं हो, तो शादी नहीं हो रही हो। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है।
हरियाणा जो है एक तरह से समृद्ध राज्य है, वहाँ पर सभी सुख सुविधाएं लोगों के पास मौजूद हैं तकरीबन, लेकिन बावजूद भी शादी नहीं हो रही है लड़कों की। इसका कारण क्या है कि वहाँ जो है महिलाओं की संख्या ही बहुत कम है। इस स्थिति में क्या होता है, शादी तो करना है, घर बार बसाना है, वंश आगे बढ़ाना है, फिर ये लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में पहुँचते हैं और दूसरे राज्यों की जो लड़कियाँ हैं उनको वहाँ पर खरीद के लाते हैं, या यहाँ पर जो इस क्षेत्र में लोग मजदूरी करने जाते हैं वहाँ पर उनसे ही वो विवाह कर लेते हैं और फिर उन्हें वो अपने घर नहीं, अपने राज्य जाने नहीं देते हैं। इस स्थिति में भी जो देखा जा रहा है कि मानव तस्करी की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह सारा मसला तो हमने देख लिया, एनसीआरबी के रिपोर्ट को भी हमने देखा है, मानव तस्करी को भी समझा, इसके कारण को भी समझा। अब हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि इससे कैसे बचें, इसके लिए निदान क्या है, क्या क्या उपाय किया गया है। और उपाय जब भी हम बात करेंगे तो हम निश्चित तौर पर कानून की तरफ नज़र डालेंगे। हम देखेंगे कि हमारी जो विधायिका है उसने क्या इसके लिए काम किया है, नीति निर्माण क्या किया है। देखिए, आईपीसी की जो 370 धारा है, यानी कि इंडियन पीनल कोड की बात कर रहे हैं, उसमें व्यापक तौर पर मानव तस्करी को रोकते हुए यौन शोषण, दास्ता और मानव अंगों की तस्करी के मामले में कठोर दंड देने का प्रावधान भी किया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने पहल की है और गृह मंत्रालय ने क्या किया है, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के साथ मिलकर के एक समझौता किया है ताकि दोनों ही मिलकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्करी हो रही है मानव की, उस पर लगाम लगाया जा सके। एक विधेयक भी पास किया गया था 2016 में, मानव तस्करी रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2016। इसके तहत कुछ मुख्य बातें कही गई थी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अपराधियों की सजा दोगुना करने का प्रावधान है। यदि कोई अपराधी है और यदि पता चलता है कि मानव तस्करी में वह संलिग्न है तो इसको एक गंभीर मसला मानते हुए उसकी सजा जो है दोगुना की जा सकती है। त्वरित सुनवाई के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट में क्या है, केस का जो है अंबार लगा हुआ है, बहुत सारा केस का लोड है हमारे न्याय व्यवस्था पर, तो इसके लिए क्या किया है कि यदि मानव तस्करी जैसे मसला आता है तो त्वरित सुनवाई बहुत जरूरी है। तो त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है। इसके अलावा यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पीड़िता है या पीड़ित व्यक्ति है उसकी पहचान छुपाई जाए, क्योंकि सभी को गर्ममयी जीवन जीने का अधिकार है, तो उसकी पहचान समाज के सामने उजागर ना किया जाए। उसके बाद जबरिया श्रम इसमें शामिल नहीं है, इसको समझ लीजिए, यानी कि बलात् श्रम की बात कर रहे हैं तो मानव श्रम में कानून ने इसे बहुत क्लेरिफाई कर दिया है कि यदि बलात् श्रम की बात है तो वह इस मानव तस्करी के कानून के अंतर्गत, इस विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इससे बाहर रखा जाएगा, इसके तहत उसे सजा भी नहीं मिलेगी। तो आज जितने भी टॉपिक पर हमने बात किया है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर यह सभी मुद्दा आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।